सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे हम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए केस को लेके। ये केस लगभग सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें की गई बातें हमारे सामान्य जीवन में एक गहरा असर डालती हैं। क्योंकि इस केस में जो बात हुई है वो हुई है आधार कार्ड को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के जीवन में आधार कार्ड का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसी आधार कार्ड के अस्तित्व को लेके कई बार प्रश्न खड़े हुए हैं। कई न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में पिछली जजमेंट्स आई हैं जिसमें आधार कार्ड हकीकत में है क्या, आधार कार्ड को क्या समझा जाए, इसको लेके बहस हुई है। तो आइए जानते हैं आज के केस में ऐसी कौन सी बातों पे चर्चा हुई और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को लेके और कौन से पॉइंट को लेके फैसला दिया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम जजमेंट को देखते हुए चलेंगे और आपके साथ जानने का प्रयास करेंगे नए बिंदुओं के बारे में। तो आज जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो है सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। इसमें अपेलेंट्स हैं सरोज एंड अदर्स और रिस्पोंडेंट्स हैं इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी जो है एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर SLP सिविल 23939 ऑफ 2023। तो क्या कहानी है, क्या बात करी गई है इसमें, शुरू करते हैं। तो ये शुरुआत ऐसे होती है कि पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके जो हमारा एनालिसिस है और जो हमने इस पर समझा है वो शेयर करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे होता ये है कि these appeals are at instance of the wife and sons of the deceased सिलक राम। एक सिलक राम व्यक्ति हैं, इनकी वाइफ और इनके बेटे यहाँ पे अपीलेंट हैं। सिलक राम who was on 4th August 2015 traveling on a motorcycle bearing registration number so and so along with one रोहित। तो सिलक राम जी होते हैं स्वर्गीय सिलक राम जी, जो कि एक तारीख को यानी कि 4 अगस्त 2015 को मोटरसाइकिल पे एक साथ में राइडर रोहित होते हैं, उनके साथ चल जा रहे होते हैं। बोथ वर फाउंड लाइंग इंजर्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। The former had succumbed to his injuries and the latter was taken for treatment to Medical College रोहतक। इसमें सिलक राम जी का तो देहांत हो जाता है, मगर जो रोहित होते हैं वो मेडिकल कॉलेज रोहतक समय रहते पहुंचा दिए जाते हैं। और वन कृष्णन who had discovered the deceased and the injured person on the road reported the matter to the police, and during the investigation of such incident the statement of the injured Rohit revealed the particulars। तो अब होता है कोई राहगीर चलता, कृष्णन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने देख लिया होता है कि यहाँ पे दो लोग जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, तो तुरंत वो तत्काल पुलिस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती है, रोहित को ले जाती है। अब जब रोहित का इलाज होता है मेडिकल कॉलेज रोहतक में और वहाँ पर जो थोड़ा होश उनको आता है तो वो पुलिस को सारी कहानी बता देते हैं कि क्या से क्या हुआ था। ठीक है, रोहित रिवील्ड द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंडिंग व्हीकल्स, और ये भी बताते हैं कि कौन सा ऑफेंडिंग व्हीकल था जिसने टक्कर मारी थी, जो भी घटना हुई थी। इन कनेक्शन देयर टू FIR नंबर सो एंड सो डेटेड 4 अगस्त 2015, और 4 अगस्त 2015 को ही आपकी FIR पंजीकृत हो जाती है जिस दिन ये घटना हुई होती है। इन कनेक्शन देयर टू, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द क्लेम पिटीशन बियरिंग number so and so of 2015 was instituted by the family members of deceased on 16 December 2015, और 16 दिसंबर 2015 को इनका परिवार जो होता है ये क्लेम पिटीशन दायर करता है एक्सीडेंट को लेके अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। बिफोर द मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल्स मैक्ट रोहतक के सामने ये क्लेम पिटीशन दायर होती है ऑन सितंबर 2015। वाइड अवार्ड डेटेड 26 अप्रैल 2017 और 26 अप्रैल 2017 को जाके एन अमाउंट ऑफ रुपीज 19,35,400 was passed with an interest at 7.5%।
तो 19,35,400 इनको अवार्ड होता है विद 7.5% इंटरेस्ट पे। जैसे कि हम जानते हैं कि पुरानी की जजमेंट्स में आपका कई प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए क्लेम देने के लिए कहा गया है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण केस है, आपके सरला वर्मा का केस है, प्रणय सेठी जी का केस है, तो ये एक तरीके से लैंडमार्क ही है इंश्योरेंस क्लेम्स में कि कैसे कैलकुलेट करा जाए किसी व्यक्ति को कितना क्लेम देना है। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देते हैं, फ्यूनरल पे हुए एक्सपेंडिचर को भी देखते हैं, और कितना उस व्यक्ति की कमाने की क्षमता थी वो भी देखते हैं। तमाम पहलू उस पर अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल उनको जो केस वो पिटीशन करते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के सामने, उसमें उनको 19,35,400 रुपीज़ अवार्ड हो जाता है 7.5% इंटरेस्ट के साथ के आधार पे। From the date of filing of the claim petition, the respondent insurance company was directed to deposit the money into the bank account of claimants and appellant। और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया जाता है कि आप तुरंत तत्काल रूप से ये पैसा धनराशि क्लेमेंट्स और अपीलेंट्स के बैंक खातों में जमा कर दीजिए। However, the claimant number 2 and 3 who were minors at the relevant time, their share of rupees 6 lakhs each was directed to be placed in a fixed deposit till the age of majority or for a period of 5 years, whichever is later। मेरे जो क्लेमेंट होते हैं 2 and 3 वो माइनर थे, बच्चे थे, तो उनका अमाउंट उनको ना देते हुए उनका एफडी बना दिया जाता है। एफडी उनके नाम पे बना कर रख दिया जाता है। जब उस डेट की कैलकुलेशन से कि 5 साल बाद ये मेजर हो जाएंगे तो इनको ये पैसा मिल जाएगा। On appeal to High Court by judgment and order dated 9 March 2023 passed in FAO number so and so, the amount awarded by the M Act was reduced to rupees 9,22,336। मगर ये जो कहानी थोड़ी ठीक चल रही थी, जो ये मैटर ठीक चल रहा था, ये वहाँ से बदल जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को 9 लाख अमाउंट तक ले आती है, 9,22,336 तक। ये हाई कोर्ट में अपील होती है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि भैया आप इसमें तो ज़्यादा अमाउंट डिस्पेंस कर दिया है, कम करें पड़ेगा, 9 लाख कर दीजिए। Noting the minimum wages rate issued by the government are uniformly applicable throughout the state and therefore constitute a better measure for calculating the notional income of deceased person। अब ऐसा को शुरुआत में मैंने बताया था ना, कई चीज़ों को कंसीडर करा जाता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे, कितना कमा सकता था अगर जीवित होता, मिनिमम वेजेस कितनी कैलकुलेट करी जाएंगी, वगैरह वगैरह। और आगे बढ़ते हैं। It was observed that with respect to the age at the time of death, अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है और जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला देता है। At the time of death, the Aadhaar card of the deceased records his date of birth to be 1st January 1969. Thus, the age becomes to 47 years। और इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि भैया आपका जो आधार कार्ड में डेट है वो है 1 जनवरी 1969। thus the age becomes 47 years। hence the multiplier applicable would be 13। ये क्या मैटर है, ये हो क्या रहा है? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल 19 लाख रुपए तय करता है, XYZ अमाउंट, मगर बाद में हाई कोर्ट से नया ऑर्डर लाती है इंश्योरेंस कंपनी और बोलती है कि वो क्लेम ज़्यादा दे दिया हमने, आपका क्लेम होना चाहिए था मात्र 9,22,336 रुपये। और इसके कई कारण बताए। मिनिमम वेज जो होनी चाहिए इस समय एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली व्यक्ति की, और विशेषकर आपके आधार कार्ड में जो डेट मेंशन करी हुई है, आधार कार्ड में डेट मेंशन थी 1 जनवरी 1969 आधार कार्ड में।
इसका मतलब जो हम जानते हैं कि सरला वर्मा के केस में, सरला वर्मा जी के केस में मल्टीप्लायर तय हुए थे कि किस हिसाब से कंपनसेशन मिलना है किसी व्यक्ति को, तो ये ऐसी एज ग्रुप में आ रहे हैं जिसमें मल्टीप्लायर आपका 13 रहेगा। मैं भी आके वो बताऊंगा पूरा आपको कि सरला वर्मा जी के केस में क्या क्या मल्टीप्लायर तय करे गए थे और कितनी एज ग्रुप में कितना डिसाइड हुआ था। फिलहाल यहाँ पे ये आ जाते हैं 13 मल्टीप्लायर के ग्रुप में। और 13 मल्टीप्लायर क्या होता है आगे जानेंगे क्या होता है। और मात्र एक आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ में कुछ सो कॉल्ड खामियां होने से आपका 19 लाख का कंपनसेशन 9,22,000 पे आके गिर जाता है। ठीक है, इतना परिवर्तन हो जाता है एक आधार कार्ड में डेट गलत होने की वजह से। देखते हैं। The claimant appellants aggrieved by the reduction have approached this court. अब बाद में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। Before us, it was contended that the multiplier applicable would be 14. पहले तो हम जो मल्टीप्लायर लगा था 14 था। Since the school leave certificate, the date of birth of the deceased is shown as 7 October 1970. जो स्कूल लीव सर्टिफिकेट ये पेश करते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी आपकी 7 अक्टूबर 1970, 7 अक्टूबर 1970। और जो आधार कार्ड में मेंशन होता है वो होता है आपका 1 जनवरी 1969। देख रहे हैं आप। तो ये बोलते हैं भैया स्कूल सर्टिफिकेट माना जाएगा ना, स्कूल सर्टिफिकेट हमारी 1970 दी हुई है, 1970 दी हुई है। His age then at the time of the accident was 45 years. उनकी उम्र 45 years थी एक्सीडेंट के टाइम पे। They were further aggrieved by the calculation of monthly income to be rupees 5,886। और ये भी कहते हैं कि भैया मंथली इनकम इनकी 5,886 रुपये होनी चाहिए थी। A notice was issued on 7 October 2023. The matter was then sent to Lok Adalat by way of an order 20 July 2024. Subsequent order dated 2 August 2024 record that rupees could not be settled। बाद में एक नोटिस इशू होता है बेसिकली 12 अक्टूबर 2023 में, इसे लोक अदालत भेजा जाता है। और बाद में लोक अदालत से ये 2 अगस्त 2024 अभी 2024 में ये जवाब आता है कि मैटर सेटल नहीं हो पाया, could not be settled। अब we have heard the learned counsel for the parties and also produced the record. The question arising for consideration are in case of conflict of date of birth। अब मुद्दे क्या शुरू होती है। In case of deciding date of birth between two documents, as in this case between school leaving certificate and Aadhaar card, which one of the two is to be taken as authoritative। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करते वक्त अगर दो डॉक्यूमेंट के में आके कंफ्यूजन हो रहा है तो हम किसको प्राइमरी माने, किसको हम अथॉरिटेटिव माने, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था इसमें, अगला पॉइंट ये था कि whether in the facts of the case the High Court's reduction of the compensation awarded by MACT was justified in accordance with law। और जो हाई कोर्ट ने ये जो आपका क्लेम था ये 19 लाख से घटा के 9,22,000 कर दिया था, क्या ये जस्टिफाइड था? और सुप्रीम कोर्ट इसमें इनको हड़काता भी, आगे आएंगे उस पर। क्या ये हाई कोर्ट का रीजनेबलनेस था कि किसी एक ऐसे अमाउंट को कम कर रहा है, ये कोई रिफंड नहीं मांग रहे हैं किसी कंपनी से, ठीक है, या कोई कंज्यूमर फोरम में नहीं है कि कोई प्रोडक्ट खरीदा था उसका कोई क्षति हुई तो उसका कंपनसेशन मांग रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता है ना, एक लार्जर विजन को देखते हुए चलता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस बहुत ही ब्रॉड लीगल पर्सपेक्टिव को लेकर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही कहता है कि चलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखिए हाई कोर्ट को कभी भी गलत नहीं कहता है। अगर बहुत लोग सोचते हैं कि हम हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से हम
सॉरी सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, नहीं नहीं, इस कोर्ट कचहरी में हार जीत नहीं होती है। कोर्ट्स का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, हर किसी की अपनी अपनी बात होती है। जो बात सही से इंटरप्रेट हो जाती है, सही से समझ में आ जाती है, जिसमें दम होता है, ग्रेविटी होती है, वो बात सही हो जाती है, इसके पीछे बेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये नहीं कहता कि हाई कोर्ट ने गलत कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है क्या हाई कोर्ट का ये फैसला जस्टिफाइड था कि कंपनसेशन को इतना कम कर दिया आपने, वो भी एक डेथ के केस में, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि हाई कोर्ट के फैसले को एकदम गलत कहा है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द हाई कोर्ट erred in undertaking the reduction as it has the reasons therefore are recorded. 9.1 पहला point. The general rule insofar as appellate proceedings are concerned is that a court sitting in appeal is not to substitute its view for that of the court below. It is only to see that the decision arrived at is not affected by perversity, illegality, or other such vice which may compromise its beyond redemption. अगला point. It is also well settled that an order is not to be interfered with simply because another view is possible, which is impugn order of High Court seems to have been done. अभी सुनते रहिएगा, अभी आगे आगे सब बताएंगे। ये वीडियो एंड होने से पहले पूरा समझा के ही आपको जाएंगे। The question before the High Court was not as to which yardstick to use to determine the notional income of the deceased was better. बात ये नहीं है कि आप उसकी विशेषकर उसकी इनकम को लेके क्या क्या नापने का मेजरमेंट ले रहे हैं। बेटर, सिंस देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश दैट द रेट्स नोटिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रोहतक वुड नॉट अप्लाई टू डिसीज, एज वी फाइंड नो रीजन टू इंटरफेयर विद द फाइंडिंग ऑफ ट्राइब्यूनल। फर्दर, testimonies of PW 2516 show that he is an agriculturist who owned his own tractor एंड अ JCB मशीन। तो उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान देना जरूरी है कि हमने यहाँ पे जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो एक एग्रीकल्चरल व्यक्ति था जिसका खुद का JCB और ट्रैक्टर था। द सेकेंड एस्पेक्ट इज द एज ऑफ डिसीज। द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन द एज एज मेंशन इन द आधार कार्ड ऑफ द डिसीज, दैट इज 1 जनवरी 1969। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाई कोर्ट ने रिलाय करा है आधार कार्ड पे, जो कि डेट आपकी 1 जनवरी 1969 कह रहा है। However, as submitted by the claimant appellant, the school leaving certificate records the date of birth of the deceased to be 7 October 1970. मगर जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन करा हुआ है आपका 7 अक्टूबर 1970। दिस विल अफेक्ट द मल्टीप्लायर टू बी अप्लाइड। और इन दो डेट ऑफ बर्थ से पूरे जो कंपनसेशन की बात हो रही, मुआवजे की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हमने देखा कहाँ 19 लाख से 9 लाख पे आके कम हो गया, गिर गया, और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के चेंज होने से। आगे देखते हैं। इट हैज टू बी नोटेड दैट एट आउटसेट दैट अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हैज बीन अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। ये जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका कानूनी रूप से लीगल है, वैध है। सबसेक्शन 2 सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये मतलब कानूनी रूप से बैकिंग है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने को लेकर। आगे बढ़ते हैं। ये बताया भी हुआ इसमें, जो सबसेक्शन 2 में मेंशन है वर्ड बाय वर्ड। In case the committee or the board has reasonable grounds for a doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the committee or the board, as the case may be, shall undertake the process of age determination by seeking evidence by obtaining a date of birth certificate from the school. अगर कोई प्रकार का भी डाउट हो कि एज व्यक्ति की क्या है तो वो स्कूल सर्टिफिकेट ले सकता है फ्रॉम द कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड, CBSE, ICSE, RBSE, जो भी हैं आपके। द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटी और पंचायत, कोई भी अथॉरिटी है जो आपके क्षेत्र में हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो ठीक है, क्लियर हो गया कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
कानूनी रूप से वैध है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी उसका जिक्र करा हुआ है। अब आते हैं आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड का क्या है सिग्निफिकेंस, आधार कार्ड क्यों? Whether आधार कार्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पर्सन एज हैज कम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर सम हाई कोर्ट्स, और ये मैटर कई बार कई हाई कोर्ट्स में भी गया है। Albeit in the context of different statutes, we shall refer to a few instances, but prior to doing so, it is also important to take note of the purpose behind introduction of the आधार कार्ड scheme. अब इससे पहले कि कोर्ट ने कहा हम कोई कंक्लूजन पर जाएं कि आधार कार्ड की वैलिडिटी क्या है या नहीं है, चलिए पहले जान लेते हैं कि आधार कार्ड का सिग्निफिकेंस है क्या, आधार कार्ड शुरू ही क्यों करा गया था। इस पे कोर्ट बताता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन केस मुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Dr. A.K. Sikri, judge, wrote as here and below. UIDAI was established in the year 2009. हम जानते हैं कि UIDAI जो है वो 2009 में शुरू करा था एज एन अथॉरिटी, और बाय रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड जनवरी 28, 2009। तो 28 जनवरी 2009 को आपका ये अस्तित्व में आया था आधार कार्ड UIDAI। ऑब्जेक्ट क्या था? Establishment of a state authority was primarily to lay down policies to implement the unique identification system। मतलब एक यूनिक आईडी होनी चाहिए देश में, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और so that there will be could be used for identification of beneficiaries for the transfer of benefits, subsidies, services and other purposes। आपकी सब्सिडीज, बेनिफिट्स वगैरह जो सरकार प्रोवाइड कराएगी वो डायरेक्टली बेनिफिशियरीज तक पहुंचे, ये इन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव बताया था। तो 28 जनवरी 2009 को UIDAI एग्जिस्टेंस में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने छोटी ब्रीफ में आपका ये इसका ओरिजिन जान लिया, मतलब ओरिजिन सबके सामने रखा कि ठीक है ये इसका ओरिजिन है। क्योंकि इससे पहले हम उसके बारे में और परत दर परत जांच करें तो ये भी जानना जरूरी है ना कि इसका अस्तित्व है ही क्यों, व्हाई इट इज इन एग्जिस्टेंस। तो आगे बढ़ते हैं। Turning back to the question of whether Aadhaar card can serve as a proof of age or perusal of some High Court judgments reveal that this question has been considered on quite a few occasions in the context of JJ Act। तो इसमें अब बात हुई आती है घूम वापस से कि क्या इसको हम एक वैलिड आईडी माने या ना माने। तो मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ MP में बात होती है। A learned single judge of the MP High Court held that when it comes to establishing the age on a plea of juvenility, the age mentioned in the Aadhaar card could not be taken as a conclusive proof। तो मनोज कुमार यादव वाले केस में क्लियर कर दिया जाता है कि आप इसको वैलिड प्रूफ नहीं मान सकते हैं। फिर अगला केस होता है शाहरुख खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP, holding that if genuineness of the school leaving certificate is not under challenge, the said document has to be given due primacy। और शाहरुख खान वाले केस में कह दिया जाता है कि आपकी holding that the genuineness of the school leaving certificate is not under challenge, it could be given primacy, it has to be given primacy। सॉरी मैंने शुरुआत में गलती कर दी बताने में, it has to be given due primacy। तो शाहरुख खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP में क्लियर करा जाता है कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को आपको इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, नवदीप सिंह एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स हेल्ड दैट आधार कार्ड वर नॉट फर्म प्रूफ। तो अब नवदीप सिंह वाला केस कोर्ट करा जाता है, उसमें भी ये नवदीप सिंह वाले केस में कहा जाता है 2006 के प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग कि आधार कार्ड कोई फर्म प्रूफ नहीं है एज का। फिर बहुत केस डिस्कस होते हैं यहाँ पे, शादरा दिल्ली एटसेट्रा। अब इसमें कोर्ट होता है और सर्कुलर UIDAI का खुद। आगे आते हैं इसमें। We find that UIDAI by way of its circular number 8 of 2023 has stated in reference to an office memorandum issued by MIT, Ministry of Electronics and Information Technology, dated 20 December 2018 that an Aadhaar card while can be used as establish identity is not as per proof date of birth। तो खुद UIDAI का एक ऑर्डर सर्कुलर जारी होता है ये आपका 20 दिसंबर 2018 को। इसमें UIDAI ने पहले क्लियर कर दिया था कि आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ हो सकता है
बट नॉट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। और इस 20 दिसंबर 2018 के सर्कुलर को खुद एक केस में एड्रेस करा जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस UIDAI एंड अदर्स। पूरा सर्कुलर यहाँ पे शेयर करा गया है। दिस उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक केस आता है शबाना वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। Another division bench of Delhi High Court is in a case where the petitioner mother sought a writ of habeas corpus for a daughter, recorded a statement made for and on behalf of the idea that Aadhaar card may not be used as proof of date of birth. शबाना NCT ऑफ दिल्ली वाले केस में भी ये कहा जाता है, पिटिशनर कहते हैं कि आधार कार्ड में नॉट बी यूज्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के रूप में। Here we may clarify that we have not expressed any view on the merits of these cases before the respective high courts, and reference has only been made to them for the limited purpose of examining the suitability of आधार कार्ड। यहाँ पे कोर्ट ये क्लियर कर देता है कि हमसे रेफरेंस के लिए इन सब केस डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी की मेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं। तो रेफरेंस देखिए बहुत अच्छा होता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि इसको हम किस तरीके से डील करें आधार कार्ड के एग्जिस्टेंस को। आगे चलते हैं, फिर आपका नया कंपनसेशन अवार्ड होता है इसमें। That being the position as it stands with respect to the determination of age, we have no hesitation in accepting the contention of the claimant appellant based on the school leaving certificate। इन सब तमाम बातों को ध्यान रखते हुए फिर कोर्ट ये फैसला लेता है कि भैया स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एज ही प्राइमेसी मानी जाएगी ओवर द आधार कार्ड। Another aspect, the interest awarded, we find there is to be no reason recorded by the High Court in the reduction of the rate of interest from 7.5% to 6%, और ये भी बिल्कुल जस्टिफाइड अब नहीं रह जाएगा। जो इंटरेस्ट हाई कोर्ट ने 7.5% अवार्ड हुआ था पहले, तो 6% पे लाकर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर भी कम हो गया था। The High Court cannot lose sight of the fact that compensation received by way of claims filed before the MACT, Motor Accident Claim Tribunals, is either born out of injury or death of the claimant or family member। और इसमें छोटी सी एक सुप्रीम कोर्ट ये तंज कसता है कि हाई कोर्ट को ये नहीं भूलना चाहिए था कि ये एक कंपनसेशन डेथ के केस में हो रहा है, एक इंजरी के केस में हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कोई रिफंड नहीं ले रहे हैं, कोई व्यक्ति लाइव नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी रीजनेबलनेस हाई कोर्ट को दिखानी चाहिए थी। इट नेसेसरली हैज टू बी जस्ट एंड रीजनेबल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इट हैज टू बी रीजनेबल। In that view of the matter, we find it to fit enhance the rate of interest to 8% to be paid from the date of filing of the claim petition। उल्टा जो पहले सबसे पहले आप देखते हैं कि 7.5% अवार्ड होता है, जिसमें 19 लाख कंपनसेशन दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट उसे 8% कर देता है। अब तो 8% फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम पिटीशन, 8% बढ़ा देता है। In view of our discussion, we direct the national income to be taken shall be 9,000 as found by tribunal, और तमाम बातें करी जाती हैं यहाँ पे। अब डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1970 होने से 1970 होने से जो सरला वर्मा केस में मल्टीप्लायर तय करे गए थे सरला वर्मा जी केस में, वो 14 हो जाता है, 13 से 14 हो जाता है, जो कि एज ग्रुप के हिसाब से लगाया जाता है। 41 से 45 वगैरह वगैरह आगे आएंगे, उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे अब फिलहाल उनका मल्टीप्लाई 14 हो जाता है, जिसके आधार पर जो नया कंपनसेशन अवार्ड होता है वो आपका अच्छा इनको हो जाता है। Hence, the compensation payable to the claimant appellants in terms of principal laid down in National Insurance Company Limited versus Pranay Sethi is recalculated in tabulated form, और recalculation करा जाता है पूरा एक और बार, टोटल कंपनसेशन बढ़ा के आपका कोर्ट
अवॉर्ड कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने आज ये फैसला 24 अक्टूबर को आता है और बहुत ही अच्छी बातें करी हैं इस केस में। आधार कार्ड से लेके इंश्योरेंस कंपनसेशन पे कितना बड़ा असर पड़ता है डेट ऑफ बर्थ को की मिसअंडरस्टैंडिंग होने पे, और साथ ही साथ कोर्ट्स को भी थोड़ी सी रीजनेबलनेस दिखानी चाहिए ऐसे केसेस में कि कैसे आपने इंटरेस्ट कम कर दिया, आपने एक अगर हाई कोर्ट में ही थोड़े से गहनता के साथ इसको देखा जाता तो ये वही केस आपका क्लियर हो जाता। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में किसी को। यूआईडीआई का जो ओपन ऑर्डर है, खुद यूआईडीआई, कभी कभी होता है कि केसेस से निकालना पड़ते हैं बातों को, अब खुद यूआईडीआई का सर्कुलर कोर्ट के सामने रखा जाता है जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ सर्कुलर में, 2018 के सर्कुलर में, कि ये आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, जो कि आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूआईडीआई वाले केस में डिसाइड भी करा जाता है। अल्टीमेटली इस केस में आपका कंपनसेशन अवार्ड हो जाता है। कंक्लूड करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, की बातों पे एक डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जिन केसेस का डिस्कशन केस का जिक्र हुआ है, रेफरेंस लिया गया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023। मनोज कुमार यादव में कहा गया था कि आधार कार्ड could not be used as a conclusive proof of age। शाहरुख खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023। This case similarly underscored the priority of school certificates over आधार फॉर एज डिटर्मिनेशन। इसमें कहा गया था कि आपका स्कूल सर्टिफिकेट ही प्राइमरी रखा जाएगा ओवर आधार कार्ड। नवदीप सिंह वाले केस था 2021, दैट आधार वाज नॉट फर्म प्रूफ ऑफ एनी एज, प्रूफ ऑफ एज। नवदीप वाले केस में कहा गया था कि आधार आपका एक फर्म प्रूफ ऑफ एज नहीं है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूआईडीएआई 2023, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। इसमें कंक्लूजन ये निकला था कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आधार कार्ड नहीं है। फिर गोपाल भाई नाना भाई वाघेला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर्ड पेंशन रिलीज, ये लेटेस्ट केस है 2024 का। गोपाल भाई नारायण भाई वाघेला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर्ड पेंशन रिलीज बेस्ड ऑन अ स्कूल सर्टिफिकेट फॉर एज वेरिफिकेशन डिसरिगार्डिंग द आधार डेट ऑफ बर्थ। और इसमें भी आपका स्कूल सर्टिफिकेट को महत्व दिया जाता है आधार डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। और आखिरी केस शबाना वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024। दिल्ली हाई कोर्ट रिकॉर्डेड यूआईडीआई स्टैंड्स दैट आधार में नॉट बी यूज्ड एज ऑफ प्रूफ। शबाना वाले केस में भी आपको कहा जाता है कि आधार कार्ड इज नॉट अ वैलिड एज ऑफ प्रूफ। तो ओवरऑल यहाँ पे इन सब की डिस्कशन करा जाता है और फाइनली हमारे सामने ये विक्ट्री हो जाती है। बाकी अगर जैसे कि मैं सोच सकता हूँ कि कुछ जो हमारे नए साथी होंगे वो इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड एक वैलिड एज डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोग को शायद ये समझ में नहीं आया कि मल्टीप्लायर की बात क्या कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। सरला वर्मा जी का केस था, उसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरी, मगर फिलहाल यहाँ पे मोटर एक्सीडेंटल क्लेम कंपनसेशन को लेके एक टेबल बनवाया गया था जिसमें कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए किसी व्यक्ति की डेथ केस में, मृत्यु में, किस कैलकुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसको लेके पूरी रूपरेखा तैयार करी गई थी। ठीक है, अब उसमें आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि एक टेबल बना दिया है, कैटेगरीज बना दिए हैं कि आप जिस कैटेगरी में आएंगे उसके आधार पे आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे ना उनकी जो डेट ऑफ बर्थ
7 अक्टूबर 1970 थी सिलक राम जी, स्वर्गीय सिलक राम जी की 7 अक्टूबर 1970 स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पे। ये अगर मानी जाएगी तो उनकी उम्र दुर्घटना के समय 45 वर्ष हो जाती, 45। 1970 मानी जाएगी तो इनकी उम्र दुर्घटना के समय 45 वर्ष मानी जाएगी, 45 ईयर्स। तो इनको कंपनसेशन मिलेगा मल्टीप्लायर 14 का लग के, ठीक है। मगर जो उच्च न्यायालय ने जन्म तिथि को माना था 1 जनवरी 1969, 1 जनवरी 1969, तो उस हिसाब से इनकी उम्र बन रही थी 47 ईयर्स। तो 47 ईयर्स व्यक्ति को जितनी इसमें क्या जितनी एज आपकी ऊपर जाती रहती है उतने आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कम समझे जाते हैं। कितना आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना इकोनॉमिकली आप ह्यूमन कैपिटल के रूप में उत्पादक हैं। तो जितना आपकी एज आगे जाती रहेगी आपका मल्टीप्लायर कम होता रहेगा। तो 45 ज़्यादा मिलेगा, 30 पे और ज़्यादा मिलेगा, 25 और ज़्यादा मिलेगा। तो 45 इनकी एज थी, कोर्ट ने 47 मान ली, मल्टीप्लायर कम हो गया, 13 के ब्रैकेट में आ गए। ये लड़ाई थी एज को लेके। जनरली लोग अपनी हर जगह एज कम दिखाते हैं, ऐसा ही केस यहाँ पे आ गया। स्कूल सर्टिफिकेट को इसलिए माना गया, इसमें ज़्यादा मुआवजा मिलता है एज के हिसाब से, लीगल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा मल्टीप्लायर में इनको मिल गया 14 का लग के, क्योंकि फिर माना जाता है कि वही सब इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आपके, कितना आर्थिक रूप से आप कमा पाते अगर जीवित होते तो एक लंबी काल अवधि के लिए, वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ आज के लिए दे रखते हैं। आप जुड़े, कैसा लगा आपको ये छोटा सा एनालिसिस बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।